यूएस का जो सबसे डिफिकल्ट है वीज़ा लेना, अगर स्टूडेंट वीज़ा करना है तो उसमें क्या टाइमलाइन है और जनरली कितना खर्चा आ जाता है? स्टूडेंट वीजा पे जाके वहाँ सेटल हो सकते हैं। ये मेरे बचपन में ठीक था, बट आज ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 70-80 हजार डॉलर फी भरोगे, बट फिर भी वीजा का कोई गारंटी नहीं है। 90% जो बच्चे वहाँ जा रहे हैं उनको वापस ही आना पड़ता है। काफी लोग बोलते हैं अरे मेरा बेटा हार्वर्ड से पढ़ा है, अमेजॉन ने जॉब दिया, एप्पल ने जॉब दिया, तो उनको तो वीजा मिलेगा। कुछ एक्साइटमेंट नहीं है और मोस्ट प्रॉब्ली वापस आने वाले हैं। दिस इज नॉट अ मनी मेकिंग डील। इसमें आपको गारंटीड ग्रीन कार्ड है, इसलिए लोग करते हैं। गारंटीड। नेक्स्ट थिंग इज मैरिज। ओ बाप रे। व्हाई वन शुड कम टू यूएस? लाइक एक बार मैं ड्राइव कर रहा था, रात को काफ़ी लेट हो गया था एंड आई वाज कमिंग होम। पीछे पुलिस लग गया, मुझे गाड़ी साइड में लेनी पड़ी। तो बोला कि तुम्हारा आजकल दुबई बहुत फेमस हो रहा है और गोल्डन वीजा करके बहुत न्यूज़ में आ रहा था। 23 लाख रुपए दो और कोई भी कर सकता है। तो क्या स्टोरी थी और रियलिटी क्या है? तो देयर इज एन ऑप्शन वेयर यू कैन गेट। व्हाट आर द अदर कंट्रीज जहाँ पे इजीली मिल जाए? ओके, तो जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट, आप में से जितने भी लोग हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है, उनके लिए एक छोटा सा अपडेट है कि जो शुभम है वो संडे को एक वेबिनार कर रहे हैं। तो जिन्हें नहीं पता शुभम के बारे में, शुभम 29 की एज में फाइनेंशियली फ्री हो गए थे, इसलिए अमेजॉन यूएस की जॉब छोड़ के वो बैंगलोर इंडिया शिफ्ट हो गए और एक फुल टाइम इन्वेस्टर बन गए। तो अगर आप इस वेबिनार में इंटरेस्टेड हैं और शुभम के एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और जैसे ही आप वेबिनार के लिए रजिस्टर करते हो, यू विल गेट अ फ्री शॉर्ट कोर्स ऑन योर व्हाट्सएप कि जो स्टॉक प्राइस है किसी भी कंपनी का वो इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होता है, प्लस अ कैलकुलेटर जो शुभम यूज करते थे जब वो अपनी फाइनेंशियली फ्री की जर्नी में थे। इसके साथ साथ जब आप संडे को वेबिनार ज्वाइन करोगे तो यू विल ऑल्सो गेट अ फ्री गिफ्ट देयर। हम एक वेबिनार में मैक्सिमम 400 लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। अगर इस वीक का वेबिनार आप मिस करते हैं तो आपको अगले हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा। एनीवे, स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग पॉडकास्ट से। आई थिंक यूएस का जो सबसे डिफिकल्ट है वीज़ा लेना, और आई नो कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे हैक्स हैं। अगर स्टूडेंट वीज़ा करना है तो उसमें क्या टाइमलाइन है और जनरली कितना खर्चा आ जाता है? ये जो स्टूडेंट वीजा पे जाके वहाँ सेटल हो सकते हैं, ये मेरे बचपन में ठीक था, बट आज ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो पहली बात तो अगर किसी को जेन्युइनली पढ़ने जाना है, यूएस एजुकेशन इज़ रियली गुड, मैं खुद वहाँ पढ़ा हूँ, तो अगर जेन्युइनली पढ़ के अगर वापस आना है तो देन आप पढ़ने जाओ। लेकिन अगर आपको सेटल होना है तो आप 70-80 हजार डॉलर फी भरोगे। यू नो, डिसेंट यूनिवर्सिटी, आई एम नॉट सेइंग बेस्ट, आई एम नॉट सेइंग खराब, राइट? तो अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे तो जॉब का तो होप है, बट फिर भी वीज़ा का कोई गारंटी नहीं है। कोई बोलते हैं अरे मेरे बच्चे को तो अमेजॉन ने जॉब दिया, एप्पल ने जॉब दिया, तो उनको तो वीज़ा मिलेगा। ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है। वीज़ा इज मतलब जो वर्क परमिट है H1B, वो लॉटरी बेस्ड ही है। आप कोई भी कंपनी में काम करो, कोई भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करो, देयर इज नो गारंटी आपको वो वीज़ा मिलेगा। क्या होता है ना, जो बच्चा वहाँ गया और उसका लॉटरी में नाम आ गया, वो ढिंडोरा पीटेगा, अब मैं यूएस में रह चुका। बट जो बेचारा वापस आता है वो चुपचाप वापस आता है, किसी को नहीं बोलता, पेरेंट्स मायूस, यू नो। 90% जो बच्चे वहाँ जा रहे हैं उनको वापस ही आना पड़ता है। और एक मिसकंसेप्शन है कि जो ओपीटी मतलब ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कि आपका एजुकेशन खत्म होने के बाद 1 या 3 ईयर्स का आपको ओपीटी मिलता है। अगर स्टेम प्रोग्राम है तो 3 साल का ओपीटी ऐसे लोग बोलते हैं, बट एक्चुअली वो 3 साल का होता नहीं है। इट इज़ अ 1 ईयर ओपीटी विथ 2 ईयर एक्सटेंशन। अब यार 2 ईयर एक्सटेंशन ना आधे से ज़्यादा बच्चों को नहीं मिलता और वो वापस ही आते हैं। तो ओपीटी में कितने % चांसेस हैं कि मैं वहाँ पे रह सकता हूँ, वो अप्रूव होगा? तो पहला ओपीटी है ना, अगर आपको कोई भी जॉब मिल जाए तो आपको ओपीटी मिल सकता है। आपको मिल गया, बट उसके बाद अगेन एक्सटेंशन का तो 50% भी चांस नहीं आपको एक्सटेंशन मिलेगा। अगेन जिसको एक्सटेंशन मिलता है वो सबको बोलते हैं अरे मेरा अभी मैं 3 साल अभी यहाँ रह रहा हूँ, बट जिसको नहीं मिलता वो मेरे पास आते हैं कि पेरेंट्स आते हैं अभी क्या करें। बट तब तक तो 12 मंथ्स क्रॉस हो चुके हैं। तो मतलब अभी मैक्सिमम जो मुझे ब्रांचेस दिख रही हैं वो 2 हैं कि आप स्टूडेंट वीज़ा लेके वहाँ पे पढ़ने तो चले गए। हाँ जी। तो एक तो है ओपीटी का जिसमें 50% चांस है, दूसरा इज लॉटरी बेस्ड, करेक्ट, विच इज 10%। यानी अगर हम टोटल भी लें तो दोनों की प्रोबेबिलिटी, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है और मोस्ट प्रोबेबली वापस आने वाले हो। व्हाट इज द अनदर वे? देयर इज आल्सो अ थिंग कॉल्ड EB-5 व्हिच इज गेटिंग फेमस। EB-5 is very famous, right? Already, and Trump is making it more famous, right? So इसके बारे में आप like starting से basic बताइए कि क्या है। So EB-5 एकदम simply put ना, 1990 या 92 में प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया जी। It's all about creating jobs. Each investor has to create 10 American jobs. Okay. Then they give you the green card.
इसका आज का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है $800,000. तो $800,000 आपको इन्वेस्ट करने हैं इन अ बिजनेस और अ कंपनी दैट्स ऑलरेडी प्री अप्रूव्ड बाय यूएस गवर्नमेंट. आप किधर भी पैसे डाल के आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा. तो इट हैज़ टू बी प्री अप्रूव्ड बाय यूएस गवर्नमेंट. The company has to be pre. हाँ, द कंपनी और द प्रोजेक्ट. Okay. It's a complicated thing, but that's where somebody like me comes into play, where I will help you identify such projects. ठीक है? So I don't have to open my own company. I can invest in another company which is already approved. Correct. Okay. You don't have to open. मतलब there is a concept called self EB5, but it's a very risky thing. It's a very complicated thing. So people don't recommend that option ideally. क्योंकि वहाँ पे 10 लोगों को सैलरी देते भी like बराबर, वो ज़्यादा खर्चा होने वाला है. उससे अच्छा आप $800,000 डाल दो, 1.5-2 साल में ग्रीन कार्ड मिलेगा और 5 साल में आपका $800,000 वापस आएगा. वो कैसे होगा like सो simplify? बेसिकली सिंप्लीफाई. इमेजिन 100 लोगों को हम साथ में लाए, जी. सबने $800,000 डाले, ठीक है. 80 मिलियन का पूल रेडी हुआ. Right. अब ये हम डेवलपर के पास जाते हैं जो एक $300-400 मिलियन का प्रोजेक्ट कर रहा है और हम ये 80 मिलियन लोन देते हैं टू द डेवलपर Okay. अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ द कंस्ट्रक्शन. जो प्रॉपर्टी कर रहा है कंस्ट्रक्ट, हमको कोलेट्रल भी मिल जाता है. अब वो कंस्ट्रक्ट करेगा, या तो प्रॉपर्टी बेचेगा, पैसे आ जाएंगे, या वो रीफाइनेंस करेगा और पैसे आ जाएंगे. Okay. एंड देन ही गिव्स द मनी बैक टू एवरीबॉडी. Okay. तो उसका इंटेंशन सिंपल है कि अगर वो बैंक से लोन लेना चाहे तो उसके पास तो प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, कोलेट्रल है, तो उसको 4 to 5% पे वहाँ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है. बट वो आपसे ले रहा है 0.25% पे, तो उसका जो भी ये 5 साल का सेविंग है वो प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो जाता है. तो कुछ लोग बोलते हैं अरे दीपेश भाई ये तो इतना ब्याज बहुत कम है. तो इसमें दिस इज नॉट अ मनी मेकिंग डील. इसमें आपको गारंटीड ग्रीन कार्ड है, इसलिए लोग करते हैं. Guaranteed. हाँ, और उसमें कितना ड्यूरेशन कितना है इसमें? 1 से 2 साल. इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. Okay. तो इसमें अगर थोड़ा डिटेल में बताना पड़े तो 3 सब कैटेगरीज हैं EB5 के. Okay. पहला सब कैटेगरी है अर्बन प्रोजेक्ट, मतलब सिटी के बीचों बीच, जिसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है $1.05 मिलियन और उसमें बैकलॉग है 4 से 5 साल बाद ग्रीन कार्ड मिलेगा. Okay. तो बहुत कम प्रोजेक्ट्स हैं जो वो कर भी रहे हैं क्योंकि पैसे ज़्यादा दो और बैकलॉग है. दूसरा सब कैटेगरी जो है वो है अर्बन हाई अनएम्प्लॉयमेंट. अर्बन एरिया है बट वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है. Okay. $800,000 इन्वेस्टमेंट और 1.5 से 2 साल में ग्रीन कार्ड. Okay. और तीसरा जो है वो रूरल, $800,000 इन्वेस्टमेंट और आपको वहाँ ग्रीन कार्ड मिलता है 8 से 12 महीने में. Okay. सो ये 3 सब कैटेगरीज होते हैं. और अभी जो ट्रम्प का आ रहा है कि ये सारी जो क्राइटेरिया है वो चेंज होने वाला है. हाँ, सो उस पर आप क्या कहना चाहते हो? क्योंकि एवरीबडी इज स्केयर्ड नाउ. वो चेंज तो करेंगे ही. मतलब वो अपने देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, राइट. Okay. उनका सिंपल फंडा है. उन्होंने जो अनाउंस किया कि $5 मिलियन का ये करेंगे ग्रीन कार्ड ऑप्शन, तो $800,000 स्क्रैप होगा और $5 मिलियन का. दैट इज ह्यूज. दैट्स ह्यूज. 40-45 करोड़ इंडियन रुपीज में आज की तारीख में अगर गिनो तो, Right. राइट. तो उन्होंने कहा है कि वी नीड लेस पीपल नाउ, सो वील गेट वेल्दी पीपल टू सेटल इन US एंड दे विल डू बिग बिजनेसेस एंड US विल बेनिफिट. तो अपने एंगल से अगर सोचो तो ही इज डूइंग राइट फॉर हिज कंट्री, नथिंग रॉन्ग, Right. राइट. कि कम लोगों को ग्रीन कार्ड दो और ज़्यादा पैसा लो. बट तब तक अगर कोई भी आज EB5 फाइलिंग करता है तो उनको गारंटीड मिलेगा. इसमें ये लॉ बहुत ब्यूटीफुली रिटन है, US इमिग्रेशन लॉ. उसमें उन्होंने लिखा है कि वंस यू फाइल फॉर योर I-526C एप्लीकेशन, मतलब जो EB5 का एप्लीकेशन है, आप अगर वो फाइल करते हो यू विल बी ग्रैंडफादर्ड इनटू द ओरिजिनल लॉ, विच मीन्स कि जिस दिन आपने फाइल किया उस दिन That ये will लॉ be applicable. वो एप्लीकेबल हो गया. सो दैट वाज द वर्स्ट केस दैट कुड हैव हैपेंड. क्योंकि लोगों को ये लगता है कि यार मैंने भी इस प्रोसेस में हूँ और वो चेंज कर दिया, हाँ, तो क्या होगा? तो क्या होगा? बट वैसा नहीं होगा. क्योंकि वैसा नहीं as you होगा. said. तो ये ऑप्शंस हैं लीगली, मतलब प्रोविजन में, ताकि आप क्यू में जल्दी लग जाओ. फिर भले प्रोग्राम दूसरे दिन भी स्क्रैप हो जाइए तो भी आपको ग्रीन कार्ड तो मिलना ही मिलना. गॉट इट. अब इसमें एक और डाउट आता है कि अगर हमने इन्वेस्ट किया, हाँ, और जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, हाँ, अगर वो भाग गया, और कुछ जैसे इंडिया में हम देखते हैं केसेस, तो मतलब दैट इज द डाउट. बराबर. फिर तो हम गए. हाँ. तो वो तो कहीं पर भी हो सकता है. इंडिया क्यों, US में भी हो सकता है. ठीक है. तो इसमें आई डू माई ड्यू डिलीजेंस बिफोर रिकमेंडिंग एनी प्रोजेक्ट. ओके. तो मैंने जो प्रोजेक्ट रेकमेंड किए उसमें कोई भागा नहीं आज तक. बट लेट्स से कि अगर कोई वर्स्ट केस होता भी है तो लाइक तो we'll still get some money back. Yes and no. EB5 law says that the money has to be at risk.
पैसा आप जो लगा रहे हो, किसी ने भी अगर लिख के दिया कि गारंटीड पैसा मिलेगा, तो पैसा गारंटीड मिलेगा, ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। तो मनी हैज़ टू बी एट रिस्क। अब वो 1% रिस्क है या 100% रिस्क है, वो आपको और मुझे बैठ के तय करना है, राइट? तो उधर मेरी एक्सपर्टीज, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस काम आता कि वो डेवलपर कितने प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बना है, पास चुका में है, क्या उसका किया past history क्या है, बराबर करें, उस हिसाब से हम एनालाइज करते हैं। ओके, तो अभी तक जो आपने मेथड बताया है उसमें सबसे छोटा वाला यही लग रहा है, विच इज लाइक 1 year हाँ, विद, अगर सब कुछ ठीक जाता है तो अगेन 80,000 to 1 lakh $US, क्योंकि हमारे जो $8 लाख है वो वापस मिल जाएंगे, बराबर, और $5 लाख में भी ये चीज़ हो सकती है। हाँ। द थर्ड इज L1A एग्जीक्यूटिव मैनेजर, लाइक व्हाट इज दिस? करेक्ट। सो L1 जो कैटेगरी है ना, L कैटेगरी, ओके, वो क्या है? सो H1 सबको पता है, H1B इज अमेरिकन कंपनी हायरिंग अ फॉरेन नेशनल, राइट, that is H1B. L1 is a foreign company opening a branch office in America ओके, and hiring their managerial or higher level employees. That is L1. ठीक है? अभी A, B, C सब कैटेगरीज, वो उसमें अभी नहीं जाएंगे, राइट? अभी उसमें सबसे पहले तो काफ़ी लोग रेकमेंड करते हैं कि मेरे पास आते हैं, अरे मेरा बिजनेस है इधर, 50 करोड़ का कंपनी है, 5 करोड़ का कंपनी, जो भी है, बट मुझे अभी US जाना है विथ फैमिली। तो मुझे लोगों ने बोला L1 करा दो। पहली बात, L1 इज़ नॉट फॉर ओनर्स, इट इज़ फॉर योर एम्प्लॉयज़। और अगर करना भी हो तो पहली बात, यू हैव टू लिक्विडेट योर स्टेक, आप खुद ओनर नहीं बन सकते। दूसरा, आपको 1 साल कम से कम somebody has to work for this company before transferring to US. ओके, अगेन ऑन एन एवरेज आपका 40-50 लाख पर एनम इनकम होना चाहिए, तो आप वो लेवल का माने जाओगे। दूसरा, US पहुंचने के बाद ये 5 या 7 साल, 3 years, 5 years, 7 years ऐसे ही मैक्सिमम मिलता है। ओके, उतने में अगर ग्रीन कार्ड नहीं हुआ तो H1 भी तो एक्सटेंड हो जाता है, यहाँ पे तो आपको वापस ही आना पड़ेगा। तो L1 इज़ नॉट रियली अ परमानेंट सोल्यूशन। L1 करने के लिए आप ब्रांच खोलोगे, EB-5 से महंगा पड़ेगा, क्योंकि आपको कम से कम एक एम्प्लॉय वहाँ रखना चाहिए जो $100,000 मैनेजर है, फिर 2 एम्प्लॉय $60,000 to $80,000, अगले 5 साल आपको ये करना है। तो आप EB-5 से ज़्यादा पैसा तो सिर्फ सैलरी में दोगे, कंपनी फॉर्मेशन और खर्चा तो मैं गिन ही नहीं रहा हूँ, उससे अच्छा तो EB-5 कर लो, खत्म हो गया। किसी अंग्रेज को नहीं रखना पड़ेगा वहाँ पे। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। राइट। द नेक्स्ट थिंग इज मैरिज। ओ बाप रे। तो इनफैक्ट जब वो मूवी डंकी रिलीज हुई ना, तो मेरे सब, ओ दीपेश ये करता है, मुझे सबको बोलना पड़ा दीपेश ये नहीं करता। देखो, जेन्युइनली शादी करके कोई गया तो ऑफकोर्स अगर वहाँ का सिटीजन है या ग्रीन कार्ड होल्डर है, शादी करो जाओ तो चलेगा। पर ये जो मतलब स्कैमस्टर्स होते हैं जो शादी करा के पेपर मैरिज वगैरह वगैरह, इट्स वेरी रिस्की, बहुत लोग पकड़े जाते हैं। काइट्स के बाद भी, काइट्स मूवी के बाद भी आई थिंक काफी सारे लोग थे कि ऋतिक की तरह। आई नो। तो हाँ, सो दैट्स नॉट समथिंग आई डोंट इवन रिकमेंड इट, बिकॉज अगर पकड़े गए तो बहुत बुरा होने वाला है। एंड देन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, मतलब कनाडा आप नहीं जा सकते, US बैन कर देगा वगैरह वगैरह। तो एंड प्लस इंस्टेंटली आई डोंट थिंक यू गेट द वीजा और ग्रीन कार्ड। हाँ, you have to be married for like 3 to 4 years. करेक्ट। बट तब तक आपको रहने का वर्क राइट वगैरह मिल जाता है, बट दे कीप एन आई, कभी भी रैंडम चेक हो सकता है वगैरह वगैरह। बट वही, अगर जेन्युइनली शादी करके कोई जाए तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, ऑफ कोर्स, यू नो। राइट, ओके। सो ये आपने काफ़ी अच्छे मेथड्स बताए, और इसमें अभी तक जो जीत रहा है विच इज़ लाइक EB-5। बट देन यू हैव अनदर हैक्स, लाइक देयर इज अ लीगल हैक विच इज़ कॉल्ड नॉन कैप H1B. व्हाट इज़ दैट? सो देखो, H1B का लॉटरी है, 65,000 कोटा है, बट देयर आर सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस विच हैव द पावर टू गेट पीपल ऑन H1B विदाउट putting their name in the lottery. Okay. They are school, college, universities, hospitals and NGOs. These are the 5 type of organizations. Okay. But again, not all NGOs, not all hospitals are eligible to get people, okay? Okay. क्योंकि अगर सारे NGOs को अगर ये परमिशन होता तो अपने पटेल भाई तो NGO खोल के मॉडल्स तो उनके वहीं पे 55% बराबर। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी NGO स्पॉन्सर करेगा या कोई भी हॉस्पिटल, उसका भी क्राइटेरिया है। एंड अगेन यू नीड टू फिट इनटू दैट क्राइटेरिया। अगर किसी को यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाता है तो यू आर अगेन कैप एग्जेम्प्ट। एंड व्हेन आई से यूनिवर्सिटी जॉब, इट नीड नॉट बी अ प्रोफेसर जॉब। I work for a university in US as a IT person, and I had a cap exempt H1B. तो ऐसा नहीं है कि आपको टीचर या प्रोफेसर ही बनना पड़ेगा यूनिवर्सिटी या स्कूल या कहीं पर भी। अगर IT जॉब है या एडमिन जॉब है, if it is relevant with your education, they can file for your H1B. So what is the amount of investment that I have to do? No, this is not nothing to do with investment. ना, वो तो आपको अगर वहाँ जॉब मिले
अच्छा। तो ही आपको वो H1B देंगे। अभी उसमें अगेन क्या होता है ना, उनको एक डर है कि अगर वो आपका H1B स्पॉन्सर करें, दे हैव द रिस्क के आर यू अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन जस्ट टू गेट H1, क्योंकि कैप एग्जेम्प्ट है, राइट? तो इसलिए ये वीज़ा मिलना इजी नहीं है। मतलब वीज़ा मिलना इजी है, बट कंपनी ने एक्सेप्ट करना कि चलो इनको हम जॉब देके H1B हम स्पॉन्सर करेंगे। तो ये इतना इजी नहीं है जितना लगता है। मतलब मैंने ये हैक तो बोल दिया, अगर आप जेन्युइनली उसमें फिट होते हो, इफ दे रियली लाइक यू, दे विल गिव यू जॉब, दे विल स्पॉन्सर H1B, बट अदर देन दैट। सो देन देयर इज वन मोर थिंग कि ग्रेनेडियन पासपोर्ट ले लो, क्योंकि हाँ। वहाँ पे कोटा है, देन यू कैन शिफ्ट टू यूएस। ये ना एक जमाना था। concept just हाँ, for आई टेल यू, सी E2 वीज़ा इज अ बिजनेस वीज़ा, जहाँ पे आपको स्टार्टिंग में 2, 3 या 5 साल का वीज़ा देते हैं, ठीक है? अब इसमें आप जैसे EB5 में लॉ है कि 800,000 या 1.05 मिलियन इन्वेस्ट करना है और 10 जॉब क्रिएट करने हैं। Right. ये लिखा है लॉ में। हाँ. E2 में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। Okay. सो देर इज नो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया एंड नो मिनिमम जॉब क्रिएशन। बट अगेन बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, अगर आप $2-3 लाख वर्थ बिजनेस सेटअप करते हो और अगर 1-2 लोकल लोगों को जॉब देते हो, तो E2 वीज़ा मिल जाता है आराम से। तो ये E2 वीज़ा का कॉन्सेप्ट है। Okay. अब US हैज टू हैव E2 ट्रीटी विद सर्टन कंट्रीज ऑफ योर सिटीजनशिप। तो इंडिया के साथ दे डोंट हैव E2 ट्रीटी, Right. सो इंडियंस कैन नॉट इवन फाइल फॉर E2 वीज़ा। Okay. अब ग्रेनेडा कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि कुछ साल पहले तक, मतलब 2 महीने में ग्रेनेडा पासपोर्ट मिल जाता था, आपको इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करना है। अगेन उसका $3 लाख का इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं सस्ता है, बट $3 लाख दे के आप ग्रेनेडा पासपोर्ट ले लो और फिर E2 वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो। अब ग्रेनेडा के साथ E2 ट्रीटी है करके, बट ये सब आज के इसमें ना इररेलेवेंट है। Right. क्योंकि $3 लाख ग्रेनेडा पासपोर्ट, $3 लाख E2 वीज़ा का बिजनेस, $6 लाख हो गए। उसके ऊपर का लीगल एक्सपेंस, वो खर्चा अलग। पहले कैसे था, ग्रेनेडा पासपोर्ट मिलते ही 2 महीने में आपको US E2 वीज़ा दे देता था। अब उनको समझ में आ गया कि दीपेश क्या कर रहा है, तो उन्होंने वो लॉ चेंज किया। Okay. तो अब वो ग्रेनेडा पासपोर्ट ले लिया, फिर 3 साल आप रुकोगे ग्रेनेडा में, क्या करोगे जाके? ये सब मतलब अभी इट इज़ नॉट अ वायबल ऑप्शन, EB5 ही कर लो। Right. तो मतलब $3 लाख भी दो, हाँ, प्लस 3 साल भी रुको करेक्ट। दूसरे देश में, और फिर अगेन 2-3 लाख इन्वेस्ट करके US में E2, और उसके बाद E2 टू ग्रीन कार्ड देयर इज नो राउट, आपको EB5 ही करना है। अब इतना रुकने के बाद तो तब तक तो ये 5 मिलियन हो जाएगा EB5। Right. तो पूरा ही कैलकुलेशन उल्टा सुल्टा। एंड अगेन इट्स बैड बिकॉज आई हैव सीन, मैं वहाँ इतने साल रहा हूँ, आई सी द वे पीपल लिव लाइफ एंड इट्स मिजरेबल। मतलब खुद के नाम का आप अपार्टमेंट लीज नहीं कर सकते, खुद के नाम का बैंक अकाउंट नहीं होता है, किसी को बोलना है पैसे घर पे भेज दो, ये ले कैश, इट्स नॉट अ फन लाइफ। तो आई डोंट रिकमेंड एनीबडी टू डू एनीथिंग एंड लिव देयर इलीगली। मतलब लोग ठीक है जाने के लिए करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, पैसे कमाते हैं, इंडिया भेजते हैं, लेकिन खुद की लाइफ बहुत ख़राब है। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे फैमिली को लगता है अरे मेरा बच्चा US में है, हर महीने $500 भेजता है, Right. बट दे हैव नो आइडिया कि वो $500 भेजने के लिए वो वहाँ पे क्या क्या कर रहा है। सो इट्स नॉट अ लाइफ आई विल रेकमेंड टू पीपल। why one should come to US? Like, why you think? सी अभी इतने सालों से लोग मेरे पास जो आते हैं ना, बहुत रेयरली कि कोई आके बोला होगा दीपेश मुझे US जाना है पैसे कमाने। बहुत रेयरली, पैसे तो बन जाते हैं, बट जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि यहाँ पे मतलब सिग्नल पे कोई रुकता नहीं और वहाँ पे तो रेड सिग्नल लगा तो सब रुकते हैं, यू नो। सो छोटी छोटी चीज़ें, सो विच हैपन सो परफेक्टली देयर। अभी देखो स्टूडेंट वीज़ा पे लोग जो लोन लेके जाते हैं वो एक कैटेगरी है, और दूसरी कैटेगरी जिसके पास 1,000-2,000 करोड़ है और वो 8 करोड़ दे देता है मेरे बच्चे का ग्रीन कार्ड कर दे, बराबर। अब जो 1,000-2,000 करोड़ वाला बंदा है, यहाँ पे वो बड़े घर में रह रहा है, 10 नौकर हैं, 5 गाड़ियाँ हैं, मस्त लाइफ है, राइट। फिर भी उसके बच्चे को अगर वो US भेज रहा है तो इट्स समथिंग मोर देन मनी ना, Right. सो इट इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड आई हैव सीन, मतलब Any specific example? अभी जैसे एक बार मैं ड्राइव कर रहा था, रात को काफ़ी लेट हो गया था एंड आई वाज कमिंग होम एंड पीछे पुलिस लग गया, मुझे गाड़ी साइड में लेनी पड़ी और मैंने साइड में ली तो मुझे पता था मैं स्पीड तो नहीं कर रहा हूँ, तो आई डोंट नो क्या हो गया। तो मैंने ऑफिसर को पूछा व्हाट हैपेंड, तो बोला कि तुम्हारा जो टायर है वो वाइट स्ट्राइप्स को 3 बार टच किया। That means either you are sleepy or you are drunk. You don't look drunk, that means you are sleepy.
तो मेरे बोला या आई एम, बट मेरा एग्जिट बस मेरा घर 2 एग्जिट दूर है, तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गो होम एंड स्लीप. तो बोला, फिर उसने लाइसेंस पूछा, एड्रेस देखा, तो बोला या आई अंडरस्टैंड बट इट्स डेंजरस आप जो कर रहे हो. तो बोला रोल द विंडोज डाउन, ब्लास्ट म्यूजिक करो, लेकिन भाई मरना नहीं. तो उसने मुझे छोड़ा. उसके बाद मैं घर गया, पार्किंग लॉट में गाड़ी लगाई, और पीछे वो ऑफिसर उसकी गाड़ी लेके आया और मुझे बोला गुड नाइट, मुझे बस देखना था कि आप सेफ घर पहुंचे हो कि नहीं. अब ये चीज़ मतलब इट्स अ बिग थिंग, मतलब मेरे लिए तो बहुत हार्ट टचिंग था कि ह्यूमन लाइफ की वैल्यू है, बहुत वैल्यू है, बहुत. प्लस करप्शन इज नॉट दैट मच. बराबर. नहीं देखो, बड़े लेवल पे तो होगा, कहाँ नहीं है, वो तो सब जगह होगा, राइट. तो ये बोलना गलत है, बट छोटे मोटे चीज़ों में तो मतलब वहाँ पुलिस ब्राइब लेके आपको छोड़ेगा नहीं. आपने कुछ गलत किया तो टिकट मिलना ही मिलना है. तो वो लेवल पे तो कोई नॉर्मल आदमी को तकलीफ नहीं है. ओके, हमने यूएस के बारे में बात कर ली, अब लेट्स टॉक अबाउट अदर कंट्रीज. आजकल दुबई बहुत फेमस हो रहा है, और दुबई में अभी गोल्डन वीजा करके बहुत न्यूज़ में आ रहा था कि 23 लाख रुपए दो और कोई भी कर सकता है. तो आई थिंक यू वर द फर्स्ट वन टू टेल कि ये सच नहीं है. क्या स्टोरी थी और रियलिटी क्या है? तो अपने काफ़ी मेन स्ट्रीम मीडिया ने सडनली ये वायरल किया कि 100,000 दिरहम, 23 लाख मतलब जो भी कन्वर्जन रेट है, राइट, में दुबई आपको गोल्डन वीज़ा दे रहा है. और आई वॉज वन हु रिएक्टेड कि भाई अगर ये हुआ तो जो 2 मिलियन दिरहम का इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन है कौन लेगा? तो जो हाउसिंग इंडस्ट्री है वहाँ पर जो घर बना रही है ताकि लोग खरीदेंगे, गोल्डन वीज़ा मिलेगा, तकलीफ में आ जाएगी. तो आई तो सेड ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता. फिर मैंने 1-2 दुबई में फ्रेंड्स को फ़ोन लगाए जो गवर्नमेंट वालों से रिलेटेड है, एंड दे सेड भाई ये अनाउंसमेंट हमने दुबई में नहीं सुनी है, बट इंडिया में तो बहुत वायरल हुई है. तो 2 दिन बाद ऑफ कोर्स इट वाज रिवील्ड कि नहीं, ये कुछ गलत चीज़ था और ऐसे कुछ है नहीं. लेकिन देखो, दुबई में रेसिडेंसी लेना ना, देयर आर सेवरल ऑप्शंस. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 मिलियन दिरहम लगा के ही आपको गोल्डन वीज़ा चाहिए. अभी एक ऑप्शन है कि अगर कोई जॉब करेगा वहाँ पर, राइट, तो उसको रेसिडेंसी मिल जाती है. राइट. अगर कोई बिजनेस कंपनी खोलता है, सो आई हेल्प लॉट ऑफ पीपल ओपन कंपनीज इन दुबई. ठीक है, अब आप कंपनी रजिस्टर करो तो आपको रेसिडेंसी मिलेगी. राइट. मेरी कंपनी है दुबई में, तो आई हैव अ रेसिडेंट परमिट ऑफ दुबई. तो फिर एक ऑप्शन है कि किसी को कंपनी नहीं खोलनी और किसी को जॉब मिल नहीं रहा या ढूंढना नहीं है, जॉब करना नहीं है. ऐसे काफ़ी होते हैं, जैसे बिजनेस कोच हुए. राइट. जैसे आपको जाके दुबई में पॉडकास्ट करना है किसी का, तो आप टूरिस्ट वीज़ा पे तो कर नहीं सकते, या बिजनेस कोच भी टूरिस्ट वीज़ा पे जाके पैसे कमा नहीं सकते. तो देयर इज़ एन ऑप्शन वेयर यू कैन गेट फ्रीलांसर वीज़ा. तो फ्रीलांसर वीज़ा अगर मिलता है तो अगेन यू गेट दुबई रेसिडेंसी. और ये सब लाइक अंडर 10 लाख रुपीज़ का खर्चा मैं बोल रहा हूँ. मतलब अगेन डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी इयर्स. इफ आई गेट अ फ्रीलांसर वीजा एंड आई अर्न सम मनी, यू कैन कीप दैट मनी इन द, बट आई हैव टू पे टैक्सेस इन इंडिया. अब ये टैक्स वाला आप बीच में मत लाओ फिलहाल, नहीं तो इंडियन गवर्नमेंट मुझे जूते से मारेगी. बट लाइक देखो, इसमें कैसा है कि टैक्सेस डिपेंड ऑन, अब ये क्रैश कोर्स ऑन टैक्स, ठीक है ना. आप इंडियन रेसिडेंट हो, इंडिया बोलता है कि एनी ग्लोबल इनकम यू हैव टू पे टैक्स इन इंडिया. राइट. तो उस एंगल से अगर आपने फ्रीलांस वीज़ा लिया, आप वहाँ पे सेविंग अकाउंट खोल सकते हो. वो पैसा जो भी सेविंग अकाउंट में आएगा वो टैक्सेबल इन इंडिया होगा, बिकॉज यू आर अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो वो तो बराबर है. अगर ये फ्रीलांस वीज़ा लेके कोई दुबई में 6 महीने 8 महीने या पूरा साल भर रुक गया, तो नाउ ही इज़ अ रेसिडेंट ऑफ यूएई. नाउ नो टैक्स इन इंडिया. आप भले सेविंग अकाउंट में पैसे लो, आप समझे. तो टैक्स डिपेंड्स ऑन द रेसिडेंसी, नॉट रियली के वीज़ा. तो अगर फ्रीलांस वीज़ा है तो आपको सेविंग अकाउंट ही खोलना पड़ेगा. फिर अगर आप वहाँ जाके सेटल होते हो, ये वीज़ा पे आप सेटल हो सकते हो, तो आपको टैक्स नहीं है. लेकिन अगर आप इंडिया में रहो तो टैक्स है. व्हाट आर द अदर कंट्रीज जहाँ पे इजीली मिल जाए? सो अदर कंट्रीज़ में अभी जैसे यूरोप, ठीक है, यूरोप में देयर आर सम कंट्रीज जहाँ पे रिलेटिवली यू कैन गेट ईजिली परमानेंट रेसिडेंसी. पोर्चुगल है, पोर्चुगल में 500,000 मतलब 500,000 यूरोज डालने हैं, तो आपको पोर्चुगीज़ परमानेंट रेसिडेंसी मिलेगी. अभी पोर्चुगल में बाइंग प्रॉपर्टीज नॉट अलाउड एनी मोर फॉर परमानेंट रेसिडेंसी. अब ये पैसा आपको एक फंड में इन्वेस्ट करना होता है, और वो फंड में आपने पैसे डाले तो आपको PR मिल जाता है. बट फिर भी दो ग्रीस इज हाफ द मनी, बट लॉट ऑफ पीपल प्रेफर पोर्चुगल, क्योंकि पोर्चुगल का एक बेनिफिट ऐसा है कि अगर आपको पासपोर्ट चाहिए तो ग्रीस में आपको
3 साल 5 साल रहना पड़ेगा, उसके बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। पोर्चुगल बोलता है कि हर साल 7 डेज आप रहो हमारी कंट्री में, 5 साल करो, 6th ईयर आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब पहली बार तो आप जब जाओगे सब साइन वाइन करोगे, 1 हफ्ता रह के आओगे, वैसे ही हो गया। फिर 2nd और 3rd ईयर आप कंबाइन कर दो, 7-7 14 दिन एक ट्रिप में रह के आओ, वेकेशन करो। अच्छा, 4th और 5th ईयर आप कंबाइन करो। ओके ओके। हाँ, तो आप 3 ट्रिप करो, आप नंबर ऑफ डेज रेसिडेंसी कंप्लीट करो, आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। और पोर्चुगीज पासपोर्ट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, लाइक 160+ कंट्रीज वीजा फ्री ट्रैवल। तो ये बेनिफिट है। बट अगेन, किसको अगर ये पासपोर्ट चेंज करना है तो अगर सिटीजनशिप नहीं चाहिए तो आप ग्रीस का PR ले लो, आधे पैसे में मिल रहा है। एंड अगेन रिलेशनशिप विद US स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज आपके पास अभी रेसिडेंसी आ गई है, तो आप US में वीज़ाज वगैरह ईजी हो जाते हैं। गॉट इट। आई थिंक जो नए लोग हैं उनको थोड़ा भी समझने में हो रहा होगा, तो वील रिक्वेस्ट यू कि यू गिव अ PDF इन अ सिंपल वे, जो भी हमने बात करी उसके बारे में, एंड देन वी कैन गिव द लिंक ऑफ दैट। आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर, व्हाई नॉट। Thank you so much for coming. It was a pleasure. I loved Chandigarh. Is a very nice place. I was very happy to be here. Thanks for inviting me. Thank you. I really had a good time. Likewise. Bye bye. ओके, तो इस संडे का वेबिनार ज्वाइन करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। See you in the webinar.